गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत हमने जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने संघीय व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की। फिर उसके पश्चात हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा की। और आज हम जो तीसरा अध्याय है संघीय न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। और संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत जो न्याय की प्रणाली है भारत में किस प्रकार की है, भारतीय संविधान के अंदर क्या व्यवस्था की गई है न्याय के संदर्भ में, न्यायपालिका का क्या क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति होती है, किस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है, इन सभी बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसको कहा जाता है संघीय न्यायपालिका की। इस पूरे देश के अंदर न्याय की व्यवस्था किस प्रकार से कैसी है, इसकी पृष्ठभूमि के तौर पे हमारे यहाँ पर जो न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्याय की प्रणाली के अंदर शीर्ष के ऊपर है वह है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का, इसके अधीन आते हैं जितने भी न्यायालय आते हैं, चाहे वो उच्चतम न्यायालय है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, चाहे वो जिला न्यायालय आते हैं। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सबके जो पिरामिड का सा आकार है, एकीकृत संरचना है, जिसके अंदर सबसे शीर्ष के ऊपर है वो है सुप्रीम कोर्ट। आज हम सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण जो क्रियाविधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। एक ये संपूर्ण देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। विश्व के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उन सब के अंदर सबसे केवल विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक न्यायालय की गणना की जाती है, जो चर्चा की जाती है, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट या जो उच्चतम न्यायालय है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि, सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि कि सर्वोच्च न्यायालय है वो कैसे क्या कार्य करता है, कैसी इसकी पृष्ठभूमि है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, वो विश्व के शक्तिशाली अन्य देशों के जो न्यायालय उनकी भांति एक शक्तिशाली न्यायालय है। इसके कार्य क्या हैं? जैसे मुख्य इसने सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य काम क्या है इसके कि संविधान की व्याख्या करने का, सुरक्षा करने का, अधिकारों की रक्षा, अधिकार हैं जो हमारे को संविधान के अंतर्गत हमारे को 6 अधिकार प्रदान किए गए, उनकी सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण जो जिम्मा है वह है न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसके अंदर इसने देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसने संविधान की व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या, फिर है संविधान की व्याख्या है संविधान की सुरक्षा, और तीसरी जो बिंदु है अधिकारों की सुरक्षा। ये तीनों कार्य के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई है? इन तीनों कामों के अंदर जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। जो न्यायपालिका की जो मुख्य भूमिका है वो क्या है? कानून के शासन की रक्षा करे, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे। यह है न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका। अब न्यायपालिका के अंदर न्यायालय किसी भी प्रकार का हो, उस न्यायालय की प्रमुख जो योगदान है, उसकी मेन जो भूमिका होती है वो क्या है? कानून के शासन की रक्षा करे। कानून के शासन की रक्षा करे, ये कार्य है। दूसरा इसका कार्य है कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। और जो तीसरा है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे। अधिकारों की रक्षा करना और विवादों को, जो न्यायपालिका का और महत्वपूर्ण जो भूमिका है किसके अंदर? विवादों को कानून के अनुसार हल करें। विवादों को कानून के अनुसार हल करें। ये जो न्यायपालिका इन कार्यों को करने में, इन सभी कार्यों को करने में मेन जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका। किस प्रकार से है हमारे यहाँ पर कि कानून के शासन की रक्षा करने का जिम्मा किसका है? न्यायपालिका का। कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने का जिम्मा किसका है? न्यायपालिका का। व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका। विवादों को कानून के अनुसार हल करने का जिम्मा किसका है? न्यायपालिका। ये सारे काम कौन करती है? न्यायपालिका। इन सारे कामों के अंदर जिसका महत्वपूर्ण योगदान है वो है हमारी न्यायपालिका। और इसी के साथ में जो हमारा न्यायपालिका के अंदर जो हमारे जो पिरामिड की तरह है, जिस प्रकार से पिरामिड इस प्रकार से होता है, ये पिरामिड के अंदर जो शीर्ष है, इस शीर्ष के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय या हम सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह दो या उच्चतम न्यायालय कह दो या ऐसे कह दो, सुप्रीम कोर्ट ये शीर्ष के ऊपर है। इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है संविधान की व्याख्या करना, संविधान की सुरक्षा करना और जो व्यक्तियों को जो संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए उन अधिकारों की सुरक्षा करना। ये कार्य भी किसका है? न्यायपालिका का या सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का। अब इसके हमारे दिमाग में ये चीज पैदा होती है, कानून का शासन होता क्या है? कानून के शासन से तात्पर्य इतना सा आता है हमारे सामने कि चाहे अमीर है चाहे गरीब है, अमीर है चाहे गरीब है, चाहे धनी है चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे अगड़े है, चाहे पिछड़े है, सभी लोगों को एक समान, सभी लोगों के ऊपर एक समान कानून लागू करना, इसको कहते हैं हम कानून का शासन। सभी लोगों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करना, सभी को एक समान कानून की दृष्टि से देखना, इसी को क्या कहते हैं हम? कानून का शासन। कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? कानून के शासन
कानून के शासन का अर्थ, कि कानून के शासन से हम क्या समझते हैं न्यायपालिका के अंदर, कि कानून का शासन क्या होता है कि धनी और गरीब, धनी या गरीब कौमा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री या पुरुष हो, या अगड़े या पिछड़े हों, अगड़े या पिछड़े, अगड़े हों या पिछड़े, सभी लोगों पर, सभी लोगों पर, सभी लोगों पर एक समान, एक समान कानून, एक समान कानून लागू हो। इस व्यवस्था को, एक समान कानून सभी के ऊपर, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे अगड़ा है या पिछड़ा है, सभी लोगों के ऊपर एक समान कानून की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? कानून का शासन। क्या कहते हैं? कानून का शासन। अब ये तो थी हमारी जो मुख्य तौर पे न्यायपालिका की पृष्ठभूमि, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर न्यायपालिका के अंतर्गत जो सबसे शक्तिशाली है वो सुप्रीम कोर्ट है, अन्य देशों की तरह ही, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का या न्यायपालिका का हमारा जो मुख्य कार्य बताया, संविधान की व्याख्या करना, सुरक्षा करना, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, कानून के शासन की रक्षा करना, कानून के शासन की सर्वोच्चता को स्थापित करना, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, विवादों को कानून के जरिए हल करना, ये इसको ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? सारे के सारे इन विषयों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? न्यायपालिका। अब बात आती है हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे की जा सकती है, या न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पृष्ठभूमि के बाद में आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कैसे न्यायपालिका को न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है। एक ही बात है, यह न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है, किस प्रकार से किया गया है? अनेक उपायों के द्वारा, भारतीय संविधान के अंदर अनेक उपायों के द्वारा भारतीय संविधान में अनेक उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। देखो किस प्रकार से, कई बार ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता किस प्रकार से सुनिश्चित की गई है कि नहीं, दो तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालिए या कोई दो बातें लिखिए। तो इसके अंदर हम अनेक उपाय, अब वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित किया गया है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है, वो किस प्रकार से है कि इसके अंतर्गत तो देखिए भारतीय संविधान के अनेक आयामों के द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। किस प्रकार से किया गया है? जैसे कैसे, किस प्रकार से? जैसे पहला बिंदु आता है, जैसे पहले में, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है
उसके अंदर विधायिका जो कानून बनाने वाली जो व्यवस्थापिका है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसके अंदर पहली इसको स्वतंत्र रखा गया है। किससे? इसको हम साधारण रूप से ये समझ सकते हैं कि विधायिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो इस प्रकार से इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। किसकी स्वतंत्रता को? न्यायपालिका को, कि इसको विधायिका से दूर रखा गया है, विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है, कि विधायिका न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। किस मामले में? न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। तो पहला बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। विधायिका को शामिल नहीं किया गया। पहला बिंदु क्या है हमारा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो यहाँ पे स्थापना की गई। किस प्रकार से? इसको विधायिका से क्या है? विधायिका को इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शामिल नहीं किया गया। दूसरा जो इसके अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दूसरी जो बात रखी गई है, या दूसरी बात देखने के लिए हमारे को मिलती है हमारे संविधान में, कि नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं न्यायाधीशों को दलगत राजनीति से दूर रखा गया है। दलों से कोई लेना देना है, किसी भी दल का शासन है, दलों से पृथक रखा गया है। किसको? न्यायाधीशों की नियुक्ति को। तो नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। नियुक्तियों में दूसरा बिंदु है नियुक्तियों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है उसमें, तो नियुक्तियों में दलगत नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है, कि दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं दलगत राजनीति से न्यायाधीशों की नियुक्ति को दूर रखा गया है। इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गई है दूसरे बिंदु में। तीसरा बिंदु है कानून का। जो भी न्यायाधीश बनाया जाएगा, जो न्यायाधीश होगा वो कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु जिसके ऊपर जोर दिया गया है वो है कानून का विशेषज्ञ। कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। जो भी न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा रही है जिस व्यक्ति की, तो वो कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इस बात को विशेष प्रखरता से प्रबल दिया गया, जोर दिया गया। और साथ ही साथ में देखो इनकी स्वतंत्रता के लिए अगला बिंदु है इनके कार्यकाल को निश्चित किया गया है। किनके कार्यकाल को? न्यायाधीशों के कार्यकाल को। तो इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। यदि उनका कार्यकाल निश्चित होगा तो उनको किसी प्रकार का डर या भय नहीं रहेगा और वो निष्पक्ष होकर के अपनी जो कार्य की जो भूमिका है, न्याय की भूमिका, उसमें निष्पक्ष होकर के अपनी भूमिका निभाएंगे। कौन? न्यायाधीश। तो इसलिए यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या होना चाहिए कि वो उनका कार्यकाल भी निश्चित किया जाना होना चाहिए, तभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। और साथ ही साथ में किसी भी कारण से इनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है किसी भी स्थिति में, कि जो न्यायाधीश जितने कार्यकाल के लिए उस न्यायाधीश के पद पे शोभित है या निर्वाचित हुआ है या जो भी नियुक्त किया गया है न्यायाधीश के रूप में, तो उसके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। तो इस
तो इनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। पांचवी जो इनकी स्वतंत्रता को स्थापित करने का जो मुख्य बिंदु है वो है न्यायाधीशों के कार्यकाल को न्यायाधीशों के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित रहेगी। और देखो साथ ही साथ में कि न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए बात आती है, तो पद से कैसे हटाए? तो कि संसद है वो न्यायाधीशों के आचरण पर तभी चर्चा कर सकती है जब उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पर विचार कर रही हो, अन्यथा उनके आचरण पे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यदि संसद उनके आचरण के ऊपर किसी प्रकार का तभी चर्चा कर सकती है, संसद के अंदर तभी चर्चा होगी न्यायाधीशों को कि जब उनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है या महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है किनके खिलाफ, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए। क्योंकि न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को जिस प्रकार से पद से हटाया जाता है उसी प्रकार से न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए जो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? महाभियोग का प्रस्ताव। क्या कहलाती है? महाभियोग का प्रस्ताव। यदि देखो इसके अंदर इनकी स्वतंत्रता के लिए ये किया गया है कि संसद न्यायाधीशों के आचरण पर हर किसी बात पे नहीं, इनके ऊपर बात तो चर्चा होगी नहीं, और हो भी यदि संसद के अंदर न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा हो रही है कि उनको हटाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में यदि वहां पे महाभियोग का प्रस्ताव उनके ऊपर पारित हो रहा है तो चर्चा हो सकती है। यदि महाभियोग की प्रक्रिया के ऊपर कोई विचार नहीं चल रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई जा रही है किसी न्यायाधीश के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में ये किसी प्रकार के उनके आचरण के ऊपर संसद में कोई कार्रवाई या विचार विमर्श नहीं किया जा सकता है। तो संसद न्यायाधीशों के आचरण पर छठवां बिंदु है संसद न्यायाधीशों के आचरण पर, संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तभी चर्चा कर सकती है, तभी चर्चा कर सकती है जब उसके विरुद्ध, किनके विरुद्ध? न्यायाधीशों के विरुद्ध। जब उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, जब उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही हो, अन्यथा नहीं। यदि महाभियोग का प्रस्ताव के ऊपर संसद कोई विचार नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में उनके आचरण के ऊपर भी संसद में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से हम उपयुक्त इन सारे बिंदुओं के आधार पे कि ये न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के क्या है उपाय, कौन कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया जाए, तभी न्यायाधीशों की स्वतंत्रता रह सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी विशेष तौर से जोर दिया गया है। कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए किसी न्यायाधीश को, न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार से भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाए। न्यायाधीशों के कार्यकाल को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाना चाहिए, ये भी इस प्रकार से भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही साथ में इनको हटाने के लिए संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तभी संसद के अंदर चर्चा की जा सकती है जब उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद विचार कर रही है, तो उनके आचरण पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा उनके आचरण के ऊपर किसी प्रकार की संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। इस प्रकार से इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस न्यायपालिका की जो ये स्वतंत्रता सुनिश्चित रहेगी तभी न्यायाधीश स्वतंत्र होकर के अपना निर्णय दे सकता है। तो अगर इस प्रकार से ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में हमने आज चर्चा की, कल हम चर्चा करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार से हटाया जाता है।